अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे पास फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। चैप्टर का नेम आप लोगों के सामने लिखा होगा, आप लोग जो है वो उसको वहाँ से चेक कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो अब इसके अंदर जो सबसे पहला काम है वो हमें कॉमन फैक्टर्स तलाश करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालना है। अब कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम थोड़ी सी फैक्टर्स की बात करेंगे, फिर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे, देन हम उनको फैक्टराइजेशन की तरफ लेके चलेंगे और देखेंगे कि फैक्टराइजेशन बेसिकली जो है किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर्स। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी बात डिटेल में समझा देता हूँ कि बेसिकली कॉमन फैक्टर्स को हम कैसे देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स की। अब फैक्टर्स, लेट्स सपोज हम बात करते हैं 6 कोई नंबर है, इसके कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? अब मतलब वो नंबर्स जिसके टेबल पे 6 एग्जैक्टली डिवाइड होता है। जैसे 6 जो है 2 के टेबल पे आता है और 6 3 के टेबल पे आता है। 2 3 जार 6, 3 2 जार 6 जो है 1 तो आता ही है, 1 के टेबल में तो सारे ही आते हैं, बट मेन फैक्टर जो है 2 एंड 3। अब ये 2 एंड 3 के फैक्टर्स होने का क्या मतलब है कि एग्जैक्टली डिवाइड होता है। जैसे मैं 7 लिख लूँ, 7 2 के टेबल में नहीं आता, 7 3 के टेबल में नहीं आता। आपको 7 के फैक्टर जो है वो नहीं मिलेंगे 1 के अलावा। 1 तो सबका ही फैक्टर है। इसके अलावा आपको कोई नंबर ऐसा नहीं मिल रहा जो आपको इसको डिवाइड करे, एग्जैक्टली डिवाइड करे। जैसे अगर आप इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 3 6 होता है, 1 रिमाइंडर बचता है। तो फैक्टर वही चीज होती है जो एग्जैक्टली डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 बचाता है। जैसे अब ये 6 है, मैं इसे ऐसे करके डिवाइड करता हूँ, 2 इंटू 3, हमारे पास आंसर क्या आता है 6, और रिमाइंडर में हमारे पास 0 बचता है। इसका मतलब 2 3 जार 6, तो ये दोनों इसका फैक्टर है, 2 भी। और जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। अब 10 के दो फैक्टर्स हैं, एक 2 इसका फैक्टर है, एक 5 इसका फैक्टर है। कैसे? 10 के टेबल पे आप देखेंगे, डिवाइड करेंगे 2 के साथ कर लें या 5 के साथ, 2 5 जार 10। तो ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, 2 और 5 दोनों के टेबल में ये नंबर आ रहा है। तो फैक्टर का मतलब वो नंबर होते हैं जिसको, मतलब वो नंबर जिस टेबल में आ रहा होता है। जैसे 30 लिख लें, अब 30 के फैक्टर्स आप देखेंगे, 1 तो होता ही है इसलिए मैं नहीं लिख रहा, 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 है और 30। अब ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब फैक्टराइजेशन का मतलब एक और सेंस में आपको समझा सकता हूँ। जैसे 4 लिखा हुआ है, अब 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 2, तो ये मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया। 6 लिखा हुआ है, मैं इसको लिखता हूँ 3, आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया। 10 लिखा हुआ है, मैं इसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ कि ये इसके मैं फैक्टर्स बना रहा हूँ। तो अब जब ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं तो बात थोड़ी सी जो है वो चेंज हो जाती है। तो उसको हम जो है देखते हैं कि चेंज क्या होती है और कॉमन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 1 की तरफ, जो आपके पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे डिमांड की जाती है कि आप इन एक्सप्रेशंस को जो है फैक्टराइज करो बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर, कि इनके कॉमन फैक्टर निकालते हुए इनको इनके फैक्टर्स बना दो। अब आप यहाँ पे देखेंगे 6 एंड 12, अब यहाँ पे दो नंबर्स आ गए, ठीक है। पहले हम एक नंबर को देख रहे थे, उसके फैक्टर्स निकाल रहे थे। अब यहाँ पे दो नंबर्स हैं। अब यहाँ पे दो नंबर्स का मतलब है वो नंबर देखना है जो दोनों, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। 10 है, लेट्स सपोज 5, इसका अगर आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, इसका फैक्टर निकालना है, तो इनका एक ही फैक्टर बनेगा जो कि होगा 5, क्योंकि 5 के टेबल में 1 भी आता है, सॉरी 5 के टेबल में ये 5 भी आ रहा है, 5 के टेबल में ये 10 भी आ रहा है। तो 10 और 5 के फैक्टर्स जो हैं वो 5 होंगे। इसी तरह 6 और 12 का कॉमन फैक्टर यहाँ पे 6 है। मैं ऐसे करके 6 कॉमन ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ। यहाँ से मैंने 6 कॉमन ले लिया तो सिंपल x बचेगा, यहाँ से 6 कॉमन लिया तो 6 2 ज़र 12। इस तरह से मैं इसके फैक्टर्स बना लेता हूँ। एक ही स्टेप का ये क्वेश्चन था, बात खत्म हो गई है, बात समझ आ गई है। मतलब क्या है इन शॉर्ट, अगर आपने ऐसे लिखा हुआ है 6x+12, तो आपको नजर आ रहा है कि वो नंबर, अब अगर आप देखा जाए तो 2 के टेबल में भी ये दोनों नंबर आते हैं, लेकिन आपने बड़ा नंबर लेना होता है। अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो आपको बार बार कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप सबसे बड़ा नंबर तलाश कर लेते हैं, शोर के लिए माजरत, सबसे बड़ा नंबर तलाश कर लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे, अब ये 3 के टेबल में दोनों आते हैं, ठीक है, ये 6 के टेबल में भी आते हैं। तो हम सबसे बड़ा नंबर चूज कर लेंगे, 6 को हम चूज कर लेंगे, क्योंकि बार बार हमें कॉमन नहीं लेना पड़ेगा। अब 6x+12 में कॉमन लेने का क्या मतलब है? मैं यहाँ से 6 कॉमन ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 6 कॉमन लिया। 6 कॉमन लेने का मतलब है कि आपने यहाँ पे भी 6 डिवाइड कर लेना, यहाँ पे भी 6 डिवाइड कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ये 6 और 6 कैंसिल, x बचेगा, ये 6 और 6 2 कैंसिल, मतलब 12 कैंसिल, ये 2 बचेगा। यहाँ आप उसका टेबल पढ़ लेते हैं, इन शॉर्ट आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे 6 डिवाइड किया गया, खाली x आया, यहाँ पे 12 डिवाइड किया गया, 2 आया, तो बात समझ आ गई है। तो मैंने आपको डिटेल में थोड़ी सी समझाने की कोशिश की, बात सिंपल ही है।
अब यहाँ पे 15 है 20 है। अब ये दोनों नंबर्स 5 के टेबल में आते हैं। इसके पास y स्क्वायर है, 2 y है, इसके पास 1 y है, तो हम 1 y को कॉमन ले सकते हैं। जब मैंने कॉमन लिया तो मैंने क्या कहा था, अब टेबल पढ़ लें। अब यहाँ इसको डिवाइड कर लें 5 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, या टेबल पढ़ लें 5 3 ज़र 15। एक y कॉमन है तो एक y रिमाइंडर में बच जाएगा। इसी तरह 5 का टेबल 5 4 ज़र y कॉमन आ चुका। तो ये बात हमें इस तरह से समझ आ गई। एक स्टेप से ज़्यादा के क्वेश्चन ही नहीं है, जस्ट आपका कॉमन का कॉन्सेप्ट जो है उसने आपको क्लियर करवाने की कोशिश की है। आपने भी उस कॉन्सेप्ट को जो है कोशिश करने के बाद को समझ लगे। अब थर्ड पार्ट में देखेंगे नेगेटिव में नंबर आ रहा है, तो नेगेटिव में नंबर आ जाए तो आपने नेगेटिव के साथ कॉमन ले लेना है। कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान से फोकस करें, -12 है -3 है। ये दोनों नंबर जो है एक टेबल 3 पे जाते हैं, तो माइनस के साथ हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों नंबर्स के साथ ही माइनस है। तो मैं इस तरह से कॉमन लेता हूँ -3, इसके पास एक्स स्क्वेयर है, इसके पास एक एक्स है। तो ये इतनी सी बात है, जैसे इसके पास एक्स स्क्वेयर है और एक के पास एक्स है, तो मैं कहता हूँ इसके पास मतलब 2x है, इसके पास x है। तो कॉमन कितने हैं, कॉमन किसके, एक ही कॉमन। जैसे आपके पास मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं और आपके पास एक पेंसिल है, तो दोनों के पास सेम सेम क्या है, कॉमन चीज क्या है, एक ही पेंसिल कॉमन है। तो इसी तरह एक x कॉमन है। अब आप टेबल पढ़ लें, -3 × 4 करने से आपके पास जो है वो आ जाता है, और साथ में एक x बचेगा, और यहाँ पे आप इस तरह से 1 लिख लेंगे क्योंकि पूरे की पूरी चीज़ ही कॉमन ले ली। अब यहाँ पे मैंने साइन क्यों चेंज किया बच्चों, जब हम नेगेटिव नंबर कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज कर देता है वो, बिकॉज -3 इंटू, वापस अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, वापस ब्रैकेट ओपन करें, तो यही बनेगा -3 × 4 -12 माइनस प्लस माइनस, और ये आपके पास 3x ही एज इट इज आ जाएगा। तो बात क्या है, जब भी नेगेटिव चीज कॉमन ली जाती है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज कर देती है, प्लस है तो नेगेटिव कर देती है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। कॉमन में 4x बचा, यहाँ पे 3x पूरा कॉमन था तो रिमाइंडर में 1 आया। मैं इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ से 2 कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे ये 2 पूरे का पूरा ही कॉमन है, या 2 से डिवाइड करते हैं तो बेसिकली रिमाइंडर क्या बचता है 1। तो इस तरह से फैक्टर आता है। तो अब इंटू वापस करें, 2x इंटू यहाँ पे 2x, और ये 2 इंटू 1 यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये बात जो है आपने समझ लेनी है। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँगा। आगे आप इसको चलाएं अपने क्वेश्चन को। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, क्या कॉमन है। मुझे 4 कॉमन नजर आ रहा है कि 4 के टेबल में दोनों चीजें आती हैं। ए स्क्वेयर है, इसके पास एक ए है, एक ए कॉमन, इसके पास बी है, बी स्क्वेयर है, एक बी कॉमन। तो कॉमन लेने से आपके पास यहाँ पे सिंपल ए बचेगा, यहाँ पे 4 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, यहाँ 8 से डिवाइड करें 2 आता है, और एक बी जो है कॉमन आपने निकाल लिया था, तो यहाँ पे साथ में एक बी भी जो है बच जाएगा। तो यहाँ पे आप फर्दर मूव करते हैं। इसका पार्ट नंबर जो है 6 में मैंने लिखा हुआ है, इसका मैंने पार्ट नंबर 5 में यहाँ पे मेंशन किया हुआ, तो आप पार्ट नंबर 5 की तरफ ही चले जाएं। अब इस पार्ट में अगर आप देखेंगे x y है और साथ में लास्ट में 2x है, वो आपने लगाना नहीं भूलना। तो अब आप इनमें देखेंगे तो सिंपल एक x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे y बचेगा, यहाँ पे -3x बचेगा, और यहाँ पे 2 बचेगा। क्योंकि x तो सबके साथ था तो इसमें से x कॉमन आया, सिंपल y है, आपने सिंपली यहाँ पे x डिवाइड किया तो x कैंसिल, x डिवाइड किया। जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसको आप सिंपली डिवाइड करके देख सकते हैं, ये कैंसिल होगा तो वापस आपको आंसर मिल जाएंगे। अगर आप ऐसा ना भी करें तो आपको डायरेक्ट भी बात समझ आ जाएगी। यहाँ पे आप चलें, अब यहाँ पे देखेंगे क्या कॉमन है। 3 टर्म्स आ गई हैं, तीनों टर्म्स में देखेंगे क्या कॉमन है, मतलब ये कॉन्स्टेंट्स को देखें पहले। 3 9 15 ये किस टेबल में जाते हैं, ये 3 के टेबल में ही जाते हैं। ये ए स्क्वायर है, ए है, इसका मतलब एक ए इन सबके पास सेम है, एक बी भी इन सबके पास सेम है। रिमाइंडर में 3 कॉमन ले लिया तो वो तो वहां से खत्म हो गया। ए स्क्वायर था, एक ए बच गया, और बी जो है हमारे पास कॉमन आ चुका है। तो 3 3 9, ए कॉमन आ चुका है, यहाँ पे एक बी बचा, यहाँ पे आपके पास 5 आएगा, 3 5 15, एक ए कॉमन आ चुका है, और ए बी ही कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे सिंपल 5 ही बचेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था 4.1 का, और इसके अंदर फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात जो है वो समझ आ गई हो। इसके अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 से पहले मैं आपको थर्ड बता देता हूँ, तो आप लोग थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। वो कहता है जस्ट फैक्टराइज लिखा हुआ है, और आपने जस्ट फैक्टराइजेशन ही लिखा होता है, आपने खुद जज करना होता है कि फैक्टराइजेशन कैसे की जाए। डिफरेंट केसेस की फैक्टराइजेशन है। यहाँ पे हमारे पास जो उसने केस यूज किया है वो इस तरह की फॉर्म का है, जिसे हम कहते हैं ax² + bx + c। मतलब पहले आपके पास एक्स स्क्वेयर वाली, और वो कहता है ए और बी कुछ भी हो सकते हैं। पहले आपके पास एक्स स्क्वेयर वाली टर्म होगी, फिर कोई आपके पास लेट्स सपोज एक्स वाली टर्म होगी,
और लास्ट में कांस्टेंट अकेला होगा। ये इस तरह से आपके पास आएगा, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर आपके पास एक एक्स वाली टर्म और लास्ट में कांस्टेंट अकेला। ये केस 1 की फैक्टराइजेशन है, उसने टाइप 1 की फैक्टराइजेशन आपकी बुक में भी दी गई, तो आप लोग एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बात जो है डायरेक्ट एक्सरसाइज पे लेके जाने से पहले एक आधी एग्जांपल ही सॉल्व करवा दूंगा। आप लोगों की बुक पे एग्जांपल्स जो हैं वो दी गई हैं। जैसे कि मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, एग्जांपल आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 9x+4। ऐसा बच्चों कब होता है, जब ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ जाए जिसकी तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जैसे आप इन तीनों को देखें, क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। पहले क्या था, तीन टर्म्स अगर आती थी तो कुछ ना कुछ तीनों में कॉमन था, बट यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। फिर करना क्या होता है, फिर कैसे फैक्टराइजेशन होगी, फिर हमने ये करना होता है कि इस मिड टर्म को हम ब्रेक करते हैं, जिसे हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। अब इस मिड टर्म को ब्रेक कैसे करते हैं, ये बात यहाँ पे क्वेश्चनेबल है। तो उसके लिए अगर यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है तो कोई मसला नहीं है, पर आप इस लास्ट वाली टर्म को देखते हैं। मतलब आप फोकस कीजिएगा, मुझे इस 9 को ब्रेक करना है, ठीक है। यहाँ पे जो साइन है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको ब्रेक करना होता है, बल्कि इसके साथ जो साइन है उसको देखना है। यहाँ पे +4 है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, ये मेरे पास क्वेश्चन था। मुझे इसको ब्रेक करना है, मतलब 9 को तोड़ के लिखना है। जैसे 9 को अगर मैं ओपन करके लिखूँ तो 9 के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ओपन करने के। 3+6 हो सकता है, 7+2 हो सकता है, 8+1 हो सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसके बन सकते हैं, बहुत सारे इसको तरीकों से ओपन किया जा सकता है। तो ये तो मैंने प्लस वाली लिखी, इसको माइनस में भी ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन वो ये साइन बताता है कि आपने इसको प्लस में ब्रेक करना है या माइनस में। अब उसमें आपने इसको ब्रेकिंग कैसे की, आपने इसको ब्रेक करना है। यहाँ पे हमारे पास एंड पे जो है 14 होगा, यहाँ पे फोकस कर लीजिएगा, यहाँ पे 14 है। अब मैं इसको ओपन करके लिख सकता हूँ, 9 नहीं है, 9 को ओपन करके लिख लिया। 7x+2x लिख सकता हूँ, 7+2 ऐड करने से वापस 9 आता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 7 2 ये वाला नंबर 14 बनता है। तो इस तरह से मिड टर्म ब्रेकिंग की जाती है। उसके बाद फिर ये 4 टर्म्स बन जाती हैं। जब 4 टर्म्स आ जाती हैं तो फिर हम फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन देखते हैं, नेक्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन देखते हैं, और हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग जो है हो जाती है और हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज हो जाता है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट इसका मेंशन कर रखा है, आप लोगों की बुक के ऊपर भी नजर आ जाएगा आपको, x² + x-12। अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर लास्ट वाले नंबर के साथ जो है नेगेटिव आ रहा है, उसको समझाने से पहले मैं इसका सेकंड पार्ट आपको ज़्यादा जल्दी से समझा देता हूँ। ये आपको अच्छा समझ आ जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। अब आप फोकस कीजिएगा, लास्ट वाले नंबर के साथ 10 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 और 10 इसका प्रोडक्ट करते हैं आप, 1 × 10 इंटू 10 आ गया। और ये 7 इसको ब्रेक करना है आपने किस फॉर्म में, वो ये साइन बताता है कि आपने इसको किस फॉर्म में ब्रेक करना है। मतलब 7 को ब्रेक करके आप लिख सकते हैं 6+1, आप लिख सकते हैं 5+2, आप लिख सकते हैं 4+3, 2+5, ऊपर वाली बात ही आ जाएगी 1+6। प्लस में ये टर्म, ये इस तरह से ब्रेकिंग हो सकती है। माइनस में अगर आप इसकी ब्रेकिंग करना चाहें तो वो तो बहुत सारी हो सकती है, 9-2 हो सकता है, 10-3, 11-4, एक एक नंबर बढ़ाते जाएं जितनी मर्जी। लेकिन यहाँ पे ये नहीं काम होना है, यहाँ पे काम होना है पॉजिटिव ब्रेकिंग में। पॉजिटिव क्यों, पॉजिटिव में क्योंकि ये साइन बताता है कि आपने ब्रेकिंग किस तरह से करनी है। अब आप यहाँ पे फैक्टर देखेंगे, 6+1 तो 7 नहीं होता, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करने से 10 चाहिए। 5+2 7 मल्टीप्लाई करने से 10 आता है, इसका मतलब ये फैक्टर आपको रिक्वायर्ड है। अब इसको ओपन करते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 2x + 5x या 5x + 2x, आपकी अपनी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। अब ये टोटल टर्म्स 3 की बजाय 4 बन गई। अब आप इसकी चारों में तो कुछ डेफिनेटली कॉमन नहीं आएगा, जैसे तीनों में कुछ कॉमन नहीं था तो चारों में कैसे आएगा। फिर आप फर्स्ट 2 टर्म्स को इस तरह से इनको ब्रेक कर लें कि फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, x है, और कॉमन के बाद x+2 आ जाएगा। प्रीवियस बात में मैंने आपको समझाया हुआ कि कॉमन कैसे लिया जाता है, 5 × x 5x, 5 × 2 10। ये फैक्टर और ये फैक्टर याद रखें हमेशा सेम आएगा। तो इस फैक्टर को आप ऐसे करके x+5 इसको लिख लिया करें, और इसी तरह ये फैक्टर कॉमन है तो इसे इस तरह से लिख लेंगे x+2। तो ये इसके फैक्टर्स मैंने जो है बना लिए, और ये इसकी फैक्टराइजेशन जो है हो गई। इसे हम मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं, तो आप लोगों ने बात जो है याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर फर्स्ट की तरफ, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि नेगेटिव लास्ट वाले नंबर के साथ नेगेटिव है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 × 12 आपने 12 लेके आना है, और सेंटर वाली टर्म x है, यहाँ पे 7 वगैरह नहीं है तो x है खाली। इस x का मतलब इस x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो कोफिशिएंट 1 है। अब 1 तो प्लस की फॉर्म में ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि आप जो है 1+1 करेंगे तो वो 2 आएगा। प्लस डेफिनेटली माइनस की फॉर्म में ही ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे आप साइन भी देख लें माइनस का है। इस बात का मतलब है कि आप इसको डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 3 - 2, आप इसको लिख सकते हैं 4 - 3, आप इसे लिख सकते हैं 5 - 4,
6 माइनस 5, जितने मर्जी नंबर्स आप यहाँ पे चेक कर लें, बारी बारी माइनस करने से 1 ही आ रहा है, लेकिन यू रिक्वायर द फैक्टर जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई करने से, रिमेंबर डेट 12 दे, 3 इंटू 2 6 देता है, इसका मतलब ये नहीं है 4 इंटू 3 12 देता है, इसका मतलब इस फैक्टर की बात हो रही है। तो इसको ब्रेक करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 माइनस 3, साथ में x है तो आपने x लगा लेना है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं 4x माइनस 3x माइनस 12। तो ये मिड टर्म ब्रेकिंग हो गई। 4 माइनस 3 1 ही आता है, मल्टीप्लाई करने से 12 आता है। फर्स्ट टू टर्म्स में आप कॉमन लेंगे और नेक्स्ट टू टर्म्स में -3 कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों टर्म्स माइनस की हैं तो -3 कॉमन। अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज होते हैं, जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो वो इसको प्लस कर देगा। ये टर्म हमेशा सेम, और इससे पहले वाली टर्म एक दफ़ा आप लिख लें, और जो सेम है आप उसको भी एक दफ़ा से लिख लें। तो ये मेरे पास मिड टर्म ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट था, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिया है। काफ़ी थोड़ा सा रफली भी चीज़ें की गई हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात जो है समझ आ जाएगी। फिर चलते हैं फर्दर अपने क्वेश्चन की तरफ। फिर आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 1 इंटू 8 8 ही आता है। ब्रेक किसको करना है आपने, 6 को, किस फॉर्म में, प्लस की फॉर्म में, क्योंकि लास्ट टर्म के साथ प्लस का साइन है। इस माइनस को आपने टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे प्लस है या माइनस है वो आपने प्रॉब्लम नहीं है, असली यहाँ पे आपने इस साइन को देख लेना। अब 6 को प्लस की फॉर्म में ब्रेक किया जाएगा, किस तरह के, आपके पास मल्टीप्लाई करने से 8 है, 6 को आप लिख सकते हैं 3 प्लस 3, 4 प्लस 2, इवन 5 प्लस 1, प्लस में तो इसकी यही ब्रेकिंग होगी। अब ये 3 इंटू 3 9 दे रहा है, गलत हो गया। 4 इंटू 2 8 दे रहा है, इसका मतलब ये वाला फैक्टर चाहिए 4 प्लस 2 के साथ। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज जब माइनस आ जाए तो आप याद रखें इस तरह आप ब्रैकेट का यूज कर लें हमेशा, क्योंकि अब आपने दो टर्म्स बनानी है, एक टर्म नहीं है, तो जब दो एक टर्म की बजाय दो टर्म्स आनी है तो आपने ब्रैकेट्स के साथ यूज कर लेना है। 4x और साथ में आपके पास प्लस 2x और लास्ट में था प्लस 8 एज इट इज। देन सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट ओपन करने से दोनों टर्म्स के साइन जो है चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब इस स्टेप के बाद अक्सर टीचर्स ने आपको ये स्टेप ही समझाया होगा, तो आप इस स्टेप को -2x पहले भी लिखा जा सकता है, ये बाद में भी लिखा जा सकता है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये स्टेप अक्सर टीचर्स जो है वो नहीं करवाते, आप अपने आसानी के लिए स्टेप को हमेशा कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को बात समझ आ जाए। अब फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन, x कॉमन है, x माइनस 4, -2 कॉमन क्योंकि 2 के टेबल में दोनों आते हैं, x माइनस 4, और यहाँ पे आपके पास बचेगा x माइनस 2, और ये फैक्टर्स आपके पास बनेंगे x माइनस 4। तो ये फैक्टर्स बन गए। इस फैक्टर को अगर आप दोबारा सॉल्व करें तो वापस आपको एट द एंड यही बात मिलती है। इसका मतलब इस सॉल्व करने के बाद मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए, ब्रैकेट की फॉर्म में इसको ले आया। तो यही बेसिकली फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, और यही बेसिकली हमने करना होता है फैक्टराइजेशन के अंदर। हमने नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं, जो कि आपके पास जो है दिया गया है। इसका पार्ट नंबर 4 में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वो है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 56। जी, तो अब आपके पास फर्स्ट में कुछ नहीं है, 1 है, 1 इंटू 56 आपके पास 56 ही होता है। ब्रेक आपने करना है, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 को, किस फॉर्म में, माइनस की फॉर्म में। तो 1 की तो प्लस की फॉर्म में ब्रेकिंग होगी नहीं, माइनस की फॉर्म में ही होगी। अब 1 को बहुत सारे तरीकों से लिखा जा सकता है, 4 माइनस 3, 5 माइनस 4। इसमें और भी इसका आसान हल है कि आप इस 56 के फैक्टर्स बना लिया करें। आप 56 को देखें जैसे ही कैसे डिवाइड हो सकता है, कौन से टेबल में आता है, तो यहाँ सिंपली देख लें कौन से टेबल में आता है। तो हमें पता है कि 7 के टेबल में आता है, 7 8 जो है 56 होता है। तो इस तरह से भी आपको बात पता चल सकती है। अदरवाइज आप बारी बारी इनके फैक्टर्स बना के जो है वो देख लिया करें, तो आपको बात समझ आ ही जाएगी। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपने ख्याल कर लेना है। 56 को आपने देख लेना है ये और कौन से टेबल में आता है, या इसको ऐसे करके ब्रेक कर लें, 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 इंटू 7, उसके बाद 3 इंटू 3, 3 इंटू, ये इस तरह करने से आपको फ़ायदा होगा नहीं। तो जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसी तरह जो है वो चलते रहें। ये हमारे पास 8 और 7, 8 7 56 होता है, मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है, तो इसलिए मैं 8 माइनस 7 लिख सकता हूँ। एक्स स्क्वायर है, मैंने कहा था अगर यहाँ माइनस आ जाए ब्रैकेट यूज़ करें, यहाँ पे आप लिखें 8x माइनस 7x, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे 56। फर्दर सॉल्व करें, ब्रैकेट ओपन करें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56। इस स्टेप के बाद डायरेक्ट स्टेप पे भी आ सकते हैं। आप फोकस करें, -8 प्लस 7 विल बी -x, और मल्टीप्लाई करने से -6। तो फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन ले लें इस तरह से, यहाँ से कॉमन ले लें इस तरह से, और नेक्स्ट आपके पास बनेगा x माइनस 8 एक फैक्टर, और x प्लस 7 को पहले भी लिख सकते हैं, उसको बाद में भी लिख सकते हैं। इससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ रहा होता, इसलिए आपने ये चीज़ देख के परेशान नहीं होनी है कि सर ने पहले कौन सी टर्म लिख ली और बाद में कौन सी टर्म लिख ली, बिकॉज उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 10 एक्स माइनस 14, वो भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ।
एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस 24 है आई गेस जी। तो अब इसको देखते हैं कि इसका क्या किया जा सकता है। अब 24 को अगर आप देखेंगे तो 24 की बहुत सारे तरीकों से ब्रेकिंग जो है वो हो सकती है। 24 को जस्ट लाइक हम इसको ब्रेक करके देखते हैं। जैसे अब 24 है तो 24 को हम इस तरह लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 24। 24 हमारे पास 8 के टेबल पे आता है, 8 इंटू 3। 24 हमारे पास 6 के टेबल में आता है, 6 इंटू 4। 24 हमारे पास इस तरह से आता है 12 इंटू 2। तो आप अपनी मर्जी का कोई भी नंबर यहाँ से उठा लें, लेकिन आपने क्या नंबर लेना है कि जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से भी 10 बने। जैसे अगर आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 तो कहीं से भी नहीं बना है, इसको भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। ये बात मुझे कुछ लग रही है कि इसके साथ 12 माइनस 2 किया जाए तो 10 आ सकता है। तो इसी तरह आपने इसकी ब्रेकिंग कर ली। एक्स स्क्वायर माइनस है तो ब्रैकेट का यूज करेंगे। आप क्या लिख सकते हैं 12x माइनस 2x। 12 माइनस 2 10 मल्टीप्लाई करने से 24, तो ये माइनस 24। फर्दर ब्रैकेट ओपन करें, माइनस 12x माइनस हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन था वो इसके पावर्स मतलब इसकी ब्रैकेट साइन चेंज कर देता है। आप डायरेक्ट भी ये स्टेप कर सकते हैं। फर्दर कॉमन लें, x माइनस 12 प्लस 2 कॉमन, ये फैक्टर शुड बी सेम और ये सेम ही आ रहा है। x प्लस 2 वाला फैक्टर पहले लिख लिया, x माइनस 12 वाला फैक्टर यहाँ पे लिख लिया और बात जो है हमें समझ आ जाएगी जी। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। पार्ट नंबर 6 है, मिड टर्म ब्रेकिंग के क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन हम कर रहे थे, वाई स्क्वायर एज इट इज। इसको आप ब्रेक करके बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं, हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है, तो इसके फैक्टर्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 6 माइनस 2 4 आएगा, मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा। पहली 2 टर्म्स में कॉमन देख लें, y प्लस 6 आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन देखेंगे, साइन जो है चेंज हो जाएंगे, तो हमने चेंज कर देने हैं और क्वेश्चन को हमने स्पीडली जो है कर लिया और हमने इसके डिटेल पार्ट समझ रखे हैं। यही काम आपने यहाँ पे करना है। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 36 आएगा, 13 को आपने ब्रेक करना है, 13 को आपने प्लस की फॉर्म में ब्रेक करना है। आप इसको जो है 10 प्लस 3 लिख सकते हैं और काफ़ी नंबर 9 प्लस 4 लिख सकते हैं, 8 प्लस 5 लिख सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करने से तो 30 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने से 9 4 ज़ 36 आ रहा है। तो इसका मतलब ये फैक्टर मुझे जो है वो चाहिए। अब इसी तरह इसके अलावा भी आप 36 की अगर आप देखें तो आप इसको 2 इंटू 18 लिख सकते हैं, 36 को आप 6 इंटू 6 लिख सकते हैं और इसी तरह 36 को आप जो है 9 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स आप देख लिया करें, उससे अभी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूँ इस तरह से 9y प्लस 4y, 4y प्लस 9y भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से जो है कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब दोनों टर्म्स में y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लें, y प्लस 9 आ जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन लें, यहाँ पे y प्लस 9 आ जाएगा। ये वाले सेकंड फैक्टर आपके जो है हमेशा सेम होने चाहिए और यहाँ पे भी सेम ही है, y प्लस 4 और यहाँ पे आपको मिल रहा है y प्लस 9। तो ये था इसका पार्ट नंबर 7। इसका 8 और थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट जो है मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको यहाँ पे जो है देख सकते हैं। हम इसको सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 है, बात सिंपल सी ही है, कोई नई बात यहाँ पे नहीं है। 2 है और 1 को ब्रेक करना है, तो 1 को आप ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ब्रेक करना है 1 को, और 1 को आप किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, आप 1 को सिंपली 2 माइनस 1 लिख सकते हैं और यही काम आपने यहाँ पे करना है, माइनस की फॉर्म में ब्रेक करना है। 2 माइनस 1, 2 1 ज़ार 2। तो ये मैंने एक आपको बात जो है समझाई थी, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वैसे माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जानी चाहिए कि माइनस 2x प्लस एक्स करेंगे तो आपको माइनस एक्स मिलेगा और मल्टीप्लाई करने से आपको यहाँ से माइनस 2 मिलेगा। अगर ये बात ना समझ आए तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आप एक स्टेप ऐड कर लिया करें, एक्स स्क्वेयर इस तरह ब्रैकेट लगा लें, इसको लिखें प्लस 2x माइनस एक्स, ब्रैकेट क्लोज करें, माइनस 2 लिखें। उसके बाद यहाँ पे आए, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे जो माइनस 2x कर देगा और माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स कर देगा। फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन, नेक्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन। फर्स्ट 2 में x कॉमन है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लें, x माइनस 2 आपके पास आ जाएगा। उसके बाद सिंपल है, ये आपके पास सेम है, ये आपके पास सेम है, आप उसको लिख लें, जो सेम वाली है पहले लिख लें या बाद में, कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन हो गई है। वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है इस जैसा ही है, उसमें थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट आती है, थोड़ी सी सिचुएशन वेरी करती है, उसको मैं आपको समझाता हूँ, उसकी तरफ हम मूव करते हैं। तो मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर आप देखेंगे तो केस जो है, टाइप जो है वो पिछली तरह ही है क्वेश्चन नंबर 3 में, कि एक एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू होती है, एक एक्स वाली, और एक कांस्टेंट। फ़र्क इतना है कि उन क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स स्क्वेयर के साथ
कुछ नहीं था, एक्स स्क्वायर अकेला लिखा होता था, तो यहाँ पे 1 होता था। तो हम 1 को लास्ट से मल्टीप्लाई करते थे, हम अपना कॉन्सेप्ट वही रखेंगे। इस 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। मिड टर्म है आपके पास 7, तो आपने ब्रेक करना है 7 को किस फॉर्म में, कि प्लस की फॉर्म में। अब 7 के तो कोई फैक्टर्स होते ही नहीं है, 7 आपके पास 1 मल्टीप्लाई 7 करने से ही आता है। तो इसका मतलब कुछ इसी तरह हमारे इसकी ब्रेकिंग भी करनी है। 7 को आप ब्रेक करके सिंपली जो है प्लस की फॉर्म में ब्रेक करना चाहते हैं, तो आप 6 प्लस 1 लिख सकते हैं। 6 प्लस 1 करेंगे, आपके पास आ जाएगा 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपके पास आ जाएगा 6। तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। आप लोग देखिएगा 2x स्क्वायर, इसी तरह आप यहाँ पे लिख लेते हैं 6x ब्रेक करके, और 1x की बजाय आप सिंपल x के लिखते हैं, और लास्ट में आपके पास जो है वो 3 आ जाता है। तो ये x पहले भी लिखा जा सकता है, 6 बाद में भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दो टर्म्स में कॉमन लिया जाता है, 2x कॉमन है यहाँ पे, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x बचता है, यहाँ पे 3 बचता है। कॉमन का कॉन्सेप्ट पुराना है, बार बार कर चुके हैं, इसलिए मैंने उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की। उसके बाद आपके पास जो फैक्टर कॉमन है वो भी एक दफ़ा आ जाएगा, और जो आपके पास बच रहा है वो भी आपके पास एक दफ़ा जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा x+3। तो ये मैंने इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो कर ली है। इसका पार्ट नंबर सेकंड आप लोग के सामने बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है, उसमें भी आपके पास ट्रिक वही है। सबसे पहले आप 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 30। ब्रेक आपने करना है 11 को। अब 11 को आप बहुत सी फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, प्लस की फॉर्म में ब्रेक करना चाहते हैं, 11 के भी कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, तो इसलिए आपको खुद ही इसका नंबर तलाश करना पड़ेगा। 11 को प्लस की फॉर्म में आप लिख सकते हैं 10 प्लस 1, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करने से 10 आता है, आपको छोटा नंबर आ रहा है, इसका मतलब आपको आगे जाना है। अब इसको लिख लेंगे 6 प्लस 5। अब इस 30 को देख लिया करें कि इस 30 के कौन से फैक्टर्स हैं। तो इस 30 के हमारे पास फैक्टर्स बहुत सारे हैं। 30 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये दो इसके फैक्टर, इसका मतलब इनमें से कोई फैक्टर्स आप ढूंढ सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 10 तो नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे 11 चाहिए। तो 5 इंटू 6 हमारे पास ये फैक्टर काम करेगा, और इसी फैक्टर को आप यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी, 2x स्क्वायर प्लस 6x आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 5x लिख सकते हैं पहले, और उसको बाद में लिखने से कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। तो यहाँ से हमारे पास 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस 3 बचेगा, यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे भी x प्लस 3 बचेगा। अब ये x प्लस 3 सेम है, इसको आप बेशक पहले लिख लें या बाद में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और इसके अलावा जो बचता है उसको भी लिख लें। तो ये हमारे पास दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। इसी तरह मैंने थर्ड पार्ट भी आप लोगों के लिए रखा हुआ है, हम इस थर्ड पार्ट को सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। 4 इंटू 3 आपके पास आता है 12। अब 12 के फैक्टर्स जो हैं वो आप डिफरेंट बना सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा फैक्टर्स जो है हमें चाहिए, ताकि हम इसको उस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। और इसके अलावा 12 इंटू 1 तो है, हो ही सकता है। अब ये वाला काम करेगा 12 इंटू 1, क्योंकि 12 और 1 को ऐड करने से 13 चाहिए, इनमें किसी को भी ऐड करने से 13 नहीं आ रहा, इसलिए इनमें से कोई भी काम जो है वो नहीं करेगा। 4x स्क्वायर आप एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे आप 12x लिख लें, यहाँ पे आप सिंपल x लिखें, और यहाँ पे 3 लिखें। फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन लें, 4x कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 3, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन लिया जाता है, x प्लस 3, ये फैक्टर सेम बन जाते हैं। तो आप बनेगा 4x प्लस 1, और यहाँ पे आपके पास बनेगा x प्लस 3। तो ये मैंने इसकी की फैक्टराइजेशन, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। फोर्थ पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे, इंटेलिजेंट लोग हैं आप, इतने पार्ट समझ लिए हैं, तो जब तक आप खुद अपना दिमाग नहीं चलाएंगे बात समझ नहीं लगेगी। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। 3 इंटू 6 करेंगे, 18 आएगा। अब 18 को देखा जाए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 लिखा जा सकता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा जा सकता है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कौन सा फैक्टर काम करेगा हमारे लिए ये वाला फैक्टर काम करेगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से 11 मिलेगा। तो 18 को इन शॉर्ट जो है 11 को अगर आप ब्रेक करें तो 11 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 9 प्लस 2। यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। 3y स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे आपके पास माइनस है तो आप ऐसे करके ब्रैकेट लगा लिया करें, या अंदर वाली दोनों टर्म्स के साइन चेंज कर लिया करें। मैं आपको ऐसे भी समझा देता हूँ, जैसे 9 प्लस 2 है तो बाहर माइनस है, तो इसका मतलब दोनों टर्म्स के साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा, -9y -2y प्लस 6। तो इस तरह से आप इसको जो है लिख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बात जो है समझ आ जाएगी। अदरवाइज बाहर माइनस लगाए, अंदर 9 प्लस 2 लिखें, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ऐसे करके। 9y प्लस 2y, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों टर्म्स के साइन चेंज ही हो जाएंगे। तो वो स्टेप एडिशनल है, करना चाहें तो ज़रूर करें, अदरवाइज कोई मसला जो है एज सच नहीं है। आगे मूव करते हैं। इन दोनों टर्म्स पे कॉमन देखें, 3y कॉमन है, 3y कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा y, यहाँ पे बचेगा 9, माइनस का 2 कॉमन, यहाँ पे बचेगा y, और यहाँ पे माइनस का साइन, साइन उसका चेंज होगा।
तो बचेगा हमारे पास 3y-2 और यहाँ पे हमारे पास y-3। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी। मिड टर्म ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट जो है बहुत मुश्किल नहीं है, बट बच्चों को समहाउ बहुत मुश्किल लगता है, तो आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको बात जो है इसकी समझ आ जाए। इसका पार्ट नंबर 7 भी आप लोग देख लें। 7 आप लोगों के पास है, इसमें वेरिएबल z यूज़ किया गया है, 4z² - 11z, और यहाँ पे आपके पास है जी +6। सॉल्व करते हैं। हमारे पास उसी तरह 4 × 6 आपके पास आता है 24, और आपने ब्रेक करना है 11 की फॉर्म में। तो आप सिंपली जो है इसके इस तरह से फैक्टर भी लिख सकते हैं, 8 × 3, 6 × 4, ये इसके कुछ फैक्टर्स बनते हैं, 12 × 2। अब इनमें ये देखेंगे, इनको ऐड करने से तो प्लस माइनस करने से 11 नहीं बन रहा, तो ये कैंसिल कर दें। इसको करने से भी नहीं बन रहा, ये कैंसिल कर दें। इसको बनने से हमारा काम बन रहा है 8 × 3, 11 को मैं ब्रेक करके अगर आप लिखूँ तो 8 × 8 + 3 भी लिखा जा सकता है। तो यही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, फोकस कीजिएगा। 4z² है, इसके बाद माइनस है, तो मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट का यूज़ कर लें, या मैंने आपको बताया कि इन 8 + 3 का साइन चेंज कर दें। तो ये डायरेक्ट आप लिख लेंगे 8z - 3z, और यहाँ पे +6। अब फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन देखेंगे तो 4z कॉमन है। जब 4z कॉमन लिया तो सिंपल z, और 4 के टेबल में 2 पे आता है और z - 2 आ गया। यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा z, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे टर्म के साइन चेंज, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2। फर्दर मूव करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बनेगा 4z - 3 के साथ, ये एक तरह फैक्टर बन गया, और एक फैक्टर आपके पास बनेगा z - 2 के साथ। तो यहाँ तक बात जो है हमारी थी। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ गई होगी। लास्ट क्वेश्चन भी आप लोग देख लें, इसका लास्ट पार्ट। बच्चे फिर कहेंगे कि आपने लास्ट पार्ट सर नहीं कराया, वो भी करा दें। और इस तरह से तो मैं फिर सारा काम ही करा देता हूँ। जब हमने एक वीडियो स्टार्ट की है, एक लेक्चर स्टार्ट किया ही है, तो हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ भी चले जाते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास 8th पार्ट है, और कुछ इस तरह से है, 6 + 7x। हाँ, और ये थोड़ा ट्रिकी भी है, तो मैं इसलिए आपको इसको समझाता हूँ। ये तो लास्ट वाला ट्रिकी पार्ट है, इसको मल्टीपल वेज में किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को आप पहले अरेंज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप आंसर बुक के साथ प्रॉपर मैच करना चाहते हैं तो बेशक आप इसे ऐसे ही स्टार्ट कर लें। बात सेम है कि जिसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है वो टर्म एक्स वाली होती है, और वो सेंटर में ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो सेंटर में ही है। फर्स्ट और लास्ट को हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से 6 × 3 18 मिलेगा, और सेंटर में है आपके पास 7। तो 18 के फैक्टर्स वही 9 × 2 होता है, और हमारे पास जो है, और हाँ, 9 × 2 होता है, 6 × 3 होता है। तो हमारे पास ये वाला फैक्टर काम करेगा, क्योंकि 9 और 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 7 मिल सकता है। अदरवाइज आप 7 को जो है माइनस की फॉर्म में ब्रेक करके इस तरह से 9 - 2 भी लिख सकते हैं। तो बात एक ही है, 6 एज इट इज आ गया, 7x है, आप 7x की जगह 9x लिख सकते हैं, और -2x लिख सकते हैं। ये हमने इस तरह से देखा, क्योंकि माइनस की फॉर्म में ब्रेक करना है, लास्ट में माइनस की टर्म है। -3x² एज इट इज आ गया। फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन देखेंगे, 3 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3x आएगा, माइनस यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे आपके पास साइन चेंज होंगी तो 3x आएगा। तो क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट सॉल्व है। ये फैक्टर और ये फैक्टर आपका सेम बन रहा है, और ये और इसको आप लिख लेंगे, 3 - x एक आ गया, और लास्ट में आपके पास आ गया 2 + 3x। तो इस तरह अपने क्वेश्चन को आपने चला लेना। बस फ़र्क इतना था कि प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्म कुछ इस तरह से थी कि x यहाँ पे आ रहा है कांस्टेंट, यहाँ पे ये फॉर्म इस तरह है कि 6 पहले है, x तो अपनी जगह पे ही है, और x स्क्वायर वाली टर्म बाद में है। तो बात आपके पास सेम है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो बात पहले आ जाए या बाद में आ जाए। आप इस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर में आपके पास यही होगा, 3 - x बाद में लिखा हो या 2 + x पहले लिखा हो, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। तो मेक श्योर करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी अगली वीडियो और किसी अगले क्वेश्चन के साथ। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2, जो मैंने आपको स्टार्ट में नहीं करवाया, क्योंकि मैं आपको चाह रहा था कि पहले आपको फैक्टराइजेशन की समझ आ जाए, देन हम उसको पिक्टोरियली भी जो है उसको रिप्रेजेंट करना सीख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टार्ट वहीं से होता है, वो कहता है फैक्टराइज करें। तो आपको फैक्टोरियली उसको उसको करने के लिए सबसे पहले तो आप उसको फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइजेशन के लिए मैंने आपको डिटेल में बातें समझा दी हैं कि आप यहाँ से कॉमन देख लेते हैं, जो चीज़ भी यहाँ से कॉमन आ रही हो। 5 आपके पास कॉमन आता है, तो 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे जो आपके पास बचेगा वो आपके पास x आ जाएगा, और यहाँ पे आप डिवाइड करते हैं, यहाँ पे टेबल पढ़ लेते हैं। 5 3 ज़र आपके पास क्या होता है जी 15। तो ये आपने फैक्टराइजेशन जो है वो कर ली है। ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं, नई बात नहीं है। अब इसको जो नई बात है वो रिप्रेजेंट करना है कि हम इसको पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप इस तरह का एक ग्राफ की फॉर्म में तो नहीं, आप इसको
कह सकते हैं कि मैं एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से इसको यहाँ पे आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया, किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे आपने नंबर 5 लिख लेना, यहाँ पे आपने लिख लेना है x, यहाँ पे आप लिख लेते हैं 3। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पूरा आपके पास ये है x+3 वाला फैक्टर, और ये आपके पास 5 है। अब बेसिकली 5 को x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आपके पास बनेगा जी 5x, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे 15। तो आप वापस इसको ऐड करेंगे, इसको वापस आप ऐड करते हैं तो 5x+15 ही बनता है, जो कि फैक्टराइजेशन फॉर्म थी। तो बस इतनी सी रिप्रेजेंटेशन है, कोई नई बात नहीं है। एक फैक्टर को आप यहाँ लिख लेते हैं, दो फैक्टर रिमेनिंग फैक्टर को आप वहाँ पे लिखते हैं। अब उस रिमेनिंग में दो नंबर थे, एक x पे था और एक 3 पे था, तो मैंने x को इसलिए यहाँ पे सेपरेट किया और इस 3 को यहाँ पे सेपरेट किया। 5x को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 5x लिख लिया जाता है, यहाँ पे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 लिख लिया जाता है। तो ये फैक्टराइजेशन थी, मतलब इसकी पिक्टोरियल वे थी इसको रिप्रेजेंट करने की। हम एक आधा पार्ट और करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और बेहतर तरीके से समझ लगेगी। तो नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी x² + 4x+3। अब आप लोगों को पता है कि ये किस तरह की फॉर्म है, और इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए हमें इसकी फैक्टराइजेशन के लिए मिड टर्म ब्रेक करना पड़ता है। वो डिटेल में मैंने बातें समझाई हुई हैं, तो आप लोग को समझ आ जाएगी। हम इसे लिख सकते हैं 3x + x, ये x+3 भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिखना चाहें। तो आप बेहतर है कि इसको आप इस तरह से लिख लें, x + 3x और यहाँ पे 3, मर्जी है जैसे मर्जी लिख लें। फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन लेते हैं, x कॉमन है, यहाँ पे आपके पास बचेगा x प्लस सॉरी यहाँ पे आपके पास x+1 आ जाएगा। यहाँ पे आप जो है 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी आपके पास x+1 आ जाएगा। दो फैक्टर्स बनेंगे आपके पास, एक फैक्टर आपके पास है जी x+3, सेकंड फैक्टर विल बी x+1। अब इसे प्रेजेंट करने का तरीका ऑलमोस्ट वही है जो मैंने आपको पहले सिखाया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो फैक्टर्स हैं। यहाँ पे एक ही फैक्टर था, आगे दो नंबर, दो एक टर्म्स थी, आगे दो टर्म्स थी। यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, इधर भी दो टर्म्स हैं। तो एक टर्म को आप इधर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दूसरे टर्म को आप वहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं करने लगा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, एक x+1 है, एक x+3 है। x+1 वाला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये x यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक 1 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मतलब कि यहाँ पे एरो लगा के मैं ये शो कर देता हूँ कि मेरे पास ये है x+1। और इसी तरह मैं यहाँ पे इस तरह से एक और रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, जो कि मेरे पास होगा x+3। यहाँ पे ऐसे करके एरो लगाता हूँ और उस एरो के ऊपर मैं लिख लेता हूँ x+3। यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब तरीका वही है, x को x से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे x² आ जाएगा। x को इस 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 3x आ जाएगा। इस 1 को x से करें, यहाँ पे x आ जाएगा, और इस 1 को यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो ये था पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका, जो मैं आप लोगों को सिखा रहा था, जो मैं आप लोगों को बता रहा था। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट भी इसका हम कोई ट्राई करते हैं जी। तो थर्ड पार्ट आप लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। उसके लिए पुराना तरीका है, x² एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4x। क्वेश्चन होपफुली मैंने ठीक लिखा हो, क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। क्वेश्चन में यहाँ पे जो है हमारे पास 6 है और लास्ट में 8 है। आप क्वेश्चन को जल्दी से ठीक कर लें, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग जो है वो हम कर रहे हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए हमने तरीका सीखा हुआ है कि मिड टर्म ब्रेकिंग सेंटर वाली टर्म को ब्रेक करते हैं कुछ इस तरह से कि ऐड करने से तो सेम ही चीज़ बने और मल्टीप्लाई करने से लास्ट का प्रोडक्ट बने। यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 4+2 करेंगे 6 आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है। अब फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन देखा जाता है, जो कि x है। x कॉमन लेने से यहाँ पे x ही बचेगा, यहाँ पे 4। 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा x+4। तो यहाँ पे एक x+2 फैक्टर में आ जाएगा और एक मेरे पास फैक्टर आ जाएगा x+4। तो ये बात हमने यहाँ पे सीखी थी कि अब हम इसको किस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, जो कि बात हमने लास्ट में अपने पार्ट में सीखी थी कि पिक्टोरियल वे में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरह का आप जो है स्क्वायर, यहाँ आपके पास रेक्टेंगुलर टाइप बॉक्स बना लें क्लियर सा। यहाँ पे आप उसके दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे इस तरह से टोटल हमारे पास फैक्टर जो है वो 4 है, सॉरी 2 फैक्टर्स हैं, टर्म्स 4 है। तो जितने टर्म्स हो उतने बॉक्सेस बना देते हैं। ये एक x टर्म है, ये 2 है, x है, 4 है। यहाँ पे एक आप x+2 को रिप्रेजेंट कर लें, यहाँ पे x लिख लें, यहाँ पे 2 लिख लें। यहाँ पे एक लाइन इस तरह से लगा लें, यहाँ पे आप लिख लेते हैं x+2। और इधर जो आपने रिप्रेजेंट करना है वो आपके पास होगा x+4 वाला फैक्टर। आपकी अपनी मर्जी, आप कोई भी फैक्टर कहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे x+4, तो यहाँ पे x सिंपल, यहाँ पे 4। अब देखेंगे इस x को इस x से मल्टीप्लाई किया जाएगा, x²। इस x को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 4x, यहाँ पे 2x, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है बच्चों 2 4 ज़र 8। तो ये मैंने पिक्टोरियल वे में, यहाँ पे स्क्वायर था, पिक्टोरियल वे में इसकी रिप्रेजेंटेशन कर दी है। फर्स्ट बॉक्स में x² है, यहाँ पे उसके बाद 4x है, 2x है, और आपके पास 8 है। सेम गोज विद दिस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, x² है, 2x+2x लिखा जा सकता है, 2+2 4, मल्टीप्लाई करने से 4। सिंपल है बात।
बस 2 टर्म्स में कॉमन, x प्लस 2 यहाँ पे भी कॉमन, x प्लस 2 ही बच रहा है, मैंने यहाँ पे 2 कॉमन था तो मुझे 2 पहले कॉमन ले लेना चाहिए। मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ ताकि अंदर वाली बात जो है आपके पास सेम ही आ जाए, x प्लस 2। अब ये फैक्टर सेम ही है, दोनों दफ़ा इस फैक्टर को इस तरह से आप रिपीट करके लिखते हैं ना। आपको जो है इसको पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करना है, पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करना हमें आता है। इस तरह का आप एक स्क्वायर जो है या रेक्टेंगल बना लें, टोटल बॉक्सेस उसके 4 बना लें, के 4 टर्म्स हैं। यहाँ पे आपके पास x, यहाँ पे आपके पास 2, इधर भी आपके पास x, इधर भी आपके पास 2, x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x इंटू 2x इंटू दिस x, तो यहाँ पे भी आपके पास जो है 2x ही आ जाएगा और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 4। तो डेट्स इट, ये हमारे पास क्वेश्चन डन है। हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर फैक्टराइजेशन के साथ साथ हमने उसको पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करना था, जो कि कोई मुश्किल बात नहीं है, एक मेथड है, बस आपको जो थोड़ा सा याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ गई होगी। हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में या नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।